नमस्कार दोस्तों। इंडिया इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अमित शाह के एक स्टेटमेंट की कि उनका कहना है कि भारत नेपाल नहीं है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और भारत में जनजी आंदोलन नहीं हो सकता। तो 1974-75 में क्या हुआ था, जब सारे छात्र सड़कों पर थे, जेपी का आंदोलन, और इंदिरा गांधी की सत्ता की चूल्हे हिल गई थी। उसे क्या कहोगे, सो कॉल्ड अमित शाह जी? क्या है ना कि राजनीति की समझ तो है नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन के द्वारा चुनाव जीतने की समझ है, बस इतना ही है। और बाकी सभी जो जिंदगी की मैनिपुलेशन है उसकी समझ है, जिंदगी की समझ नहीं है कहीं भी। ये बात तो मैं भी मानूंगा। अमेरिका वेनेजुएला पे कभी भी हमला कर सकता है। कहीं ना कहीं ये बात निकल कर तो आ रही है कि टाइम और डेट क्या होगा उसका अभी तक कुछ फिक्स हुआ नहीं है, लेकिन ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है कहना बड़ा मुश्किल है। स्टारलिंक की सेवाएं भारत में, यानी कि इलॉन मस्क की, अब 9 शहरों में गेटवे स्टेशन तैयारी में है और भारत में इंटरनेट की सेवा उनकी शुरू होने जा रही है। तो स्वागत है आप सबका। तो सबसे पहले आज इसी के ऊपर बात करेंगे। अब भारत के अंदर जो स्टारलिंक की सेवाएं हैं उसका जो गेटवे है उसका निर्माण शुरू हो गया है, और वो गेटवे यानी कि ज़रूरी है कि जिसे बेस इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। देश भर में 9 गेटवे अर्थ स्टेशन बनाने का प्लान हो गया है। मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े शहर शामिल हैं, और तेज और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत होगी। ये Gen-1 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के जरिए 600 गीगाबिट प्रति सेकंड की क्षमता के लिए आवेदन किया गया है, और प्रोविजनल स्पेक्ट्रम भी अलॉट किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी का ऑफ कोर्स हमेशा देखा जाता है। और स्टारलिंक को 100 यूज़र टर्मिनल इंपोर्ट करने और केवल फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस के डेमो देने की इजाज़त दी गई है। यानी कि यहाँ भी इंडिया ने बीच में अड़ंगा डाल दिया है। एक्चुअली जो सर्विस मिलनी चाहिए वो देने से अभी इनकार कर दिया है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है इंडिया जहाँ पर इस चीज़ को इलॉन मस्क के हाथों से कि वो कहीं पूरे इंडिया को कैप्चर ना कर ले, तो शायद उसे रोकने की कोशिश है। और ये रोकने की कोशिश तब नहीं होगी जब जियो या सो कॉल्ड एयरटेल इस फील्ड में आएंगे और फिर कहते हैं कि सैटकॉम का उपयोग करके अगर किसी गलत हाथों में कुछ देश की सुरक्षा आ गई तो फिर उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। हम दरअसल क्या है ना, चिंताओं में मरते रहते हैं हमेशा। ये हो गया तो क्या हो गया, तो क्या जब मोबाइल आया था तो मोबाइल का मिसयूज़ नहीं हुआ, कंप्यूटर आया तो क्या कंप्यूटर का मिसयूज़ नहीं हुआ, इंटरनेट आया तो क्या इंटरनेट का मिसयूज़ नहीं हुआ। ये सब कहने की बात है मुझे लगता है, क्योंकि पहले ऐसा शुरुआत में भी होता था। अगर सोने को ओपन कर दिया इंडिया में तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडिया क्या करेगा, ये डर हमेशा दिखाया जाता है। अब समस्या पैदा होती है कि हमारे यहाँ जो बाबूज हैं सारे, वो डरते रहते हैं, ये आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये आ गया तो तूफान आ जाएगा, ये आ गया तो भारत को खतरा पैदा हो जाएगा। अरे भारत कोई बकरी का बच्चा है कि खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन हर जगह उसके पास ही सैटेलाइट के फ़ोन मिल गए, भारत को खतरा पैदा हो गया, उसके यहाँ से कुछ और मिल गया, उसको खतरा पैदा हो गया। हमारे यहाँ ना ये खतरे क्रिएट किए जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो इंटरनेट से आया था। तो इंटरनेट से क्या आपको जो सारा कम्युनिकेशन है दुनिया के साथ जो हो रहते हैं, क्या उससे खतरा नहीं है? तो क्या इंटरनेट आप बंद कर दोगे? क्या बंद तो करते हैं बीच बीच में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इंटरनेट को बंद कर दोगे, मोबाइल को बंद कर दोगे, कंप्यूटर्स को बंद कर दोगे क्या? तो हम जो भी करते हैं डर डर के करते हैं। हम दरअसल दुनिया के साथ बिंदास होकर चल ही नहीं सकते, और यही एक कारण है कि हम दुनिया में तरक्की नहीं कर पाते कहीं भी। इंडिया के अंदर जो भी लीडरशिप आती है वो डरी हुई लीडरशिप आती है कि इसको बंद कर दो, इसको परमिशन मत दो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, यहाँ खतरा है, वहाँ खतरा है। हम इसी में मरते रहते हैं हमेशा। पहले सोना लाने में डरते थे, फिर चांदी लाने में डरते थे, अब ये लाने में डरते हैं। इंटरनेट आएगा तो खतरा हो जाएगा, कंप्यूटर आएगा तो खतरा हो जाएगा। कंप्यूटर का बीजेपी ने कितना विरोध किया था, नौकरियां चली जाएंगी, देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी है, आएगी और अपना रुतबा जमा के जाएगी। आप हवा को कब तक रोक पाओगे अल्टीमेटली। दूसरा, अमित शाह हमेशा कहते हैं कि भारत में तो जेंजी हो नहीं सकता, हमको नेपाल थोड़ी है। तो नेपाल क्या उनकी नज़र में क्या बेकार का कंट्री है क्या? हम नेपाल नहीं है, या हम श्रीलंका नहीं है, या हम बांग्लादेश नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। क्या मजबूत है साहब?
सारी की सारी जड़ें तो तुमने काट दी हैं। तुमने और मोदी ने मिलके कौन सी ऐसी जड़ है जिसके अंदर मट्ठा नहीं डाला है, जिसके अंदर आपने हमला नहीं बोला है। आपने जुडिशरी को काट दिया पूरा, आपने ब्यूरोक्रेसी को कट कर दिया, जितनी इंस्टीट्यूशन थी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये वो सबको कट कर दिया आपने। आपने क्या नहीं किया? आपने तो इस देश की जड़ों को काट दिया, पूरे वट वृक्ष की जड़ों को काट दिया। आपने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। और अब कहते हैं हमारे यहाँ जेनजी प्रोटेस्ट नहीं होगा। भैया क्यों नहीं हो सकता? क्या 1974-75 में नहीं हुआ था जब इंदिरा गांधी थी? तो जयप्रकाश नारायण का जो सारा का सारा आंदोलन था, जब सारे स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स सड़कों पर थे, तब क्या हुआ था? जब सत्ता पलट हुई थी। कुछ लोगों को ना इतिहास याद नहीं रहता, और वैसे भी पढ़े लिखे लोग तो है नहीं ये लोग, बीजेपी वाले तो, इनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस को भी लेना देना नहीं पढ़ने लिखने से। तो जब पढ़ने लिखने से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर बोलने में क्या जाता है? अब हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है। अरे लोकतंत्र में एक ही चीज़ बची है, इलेक्शन, वो भी मैनिपुलेट कर लेते हैं सारा का सारा। बाकी लोकतंत्र कहाँ है? हमारे यहाँ तो ठोक तंत्र है सारा का सारा। जो जरा सा बोलेगा उसको ठोक दो, इधर से बोले तो ठोक दो, उधर से बोले तो ठोक दो, जरा से कोई बात करे तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के जेल में डाल दो। तो हमारे यहाँ सोनम वांगचुक जैसे आदमी को भी भारत के लिए खतरा मान के जेल में डाल दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के। आप समझ गए होंगे ना कि अल्टीमेटली हम लोग कैसा लोकतंत्र है। आपको पता लग गया होगा कि ये लोग अपने सत्ता के लिए जो इंदिरा गांधी ने किया था उससे वर्स्ट ये लोग 11 साल से कर रहे हैं। उसके आरएसएस के साथ मिलकर पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। लेकिन जनता है साहब, एक दिन उठती है और उखाड़ के फेंक देती है, और फिर इनके नामो निशान नहीं मिलते। जैसे हिटलर का और मुसोलिनी के आजकल नामो निशान नहीं मिलते कभी। बस आरएसएस और बीजेपी का भी यही होगा, जिस दिन जाएंगे इनके नामो निशान सदियों तक गायब हो जाएंगे। ऐसे बुलबुले आते हैं दुनिया में और चले भी जाते हैं। आखिरी खबर वेनेजुएला की, जहां पर ट्रंप साहब शायद आक्रमण तो करना चाहते हैं लेकिन किसी हिचक में हैं। सब कुछ तो तैयारियां हो गई हैं, मरीन कमांडोज तैयार हैं, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, सबमरीन्स तैयार हैं। एक फाइनल एक ऑर्डर चाहिए। ठिकाने जिनको अटैक करना है वो तैयार हैं, CIA तैयार है, उनको नई पावर दे दी गई है। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि जो उनका सोल्स कार्टेल है या सन कार्टेल जिसको कहा जाता है, जो ड्रग्स कार्टेल है, उसके ऊपर कब अटैक होगा? मादुरो के ऊपर कब अटैक होगा? मादुरो के ऊपर अटैक करके कब हटाया जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट भी आ रही है अमेरिकन मीडिया से कि फैसला कर लिया गया है, लेकिन अभी तक शायद जो ऑर्डर करना है वो नहीं दिया गया है। जो फाइनल ऑर्डर देना चाहिए वो फाइनल ऑर्डर अभी तक आया नहीं है कि गो एंड अटैक। अब देखते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी 30 अक्टूबर को ऐसी रिपोर्ट दी थी कि हाँ होने जा रहा है कुछ, लेकिन अभी तक वो फाइनल ऑर्डर जो ट्रंप साहब को साइन करना है वो नहीं हुआ है। और मादुरो पर $5 करोड़ का इनाम भी तो रखा हुआ है कि उसे जो उसको पकड़ के देगा। इसके अलावा उनके सहयोगी जो काबेलो है और एक पेड्रिनो लोपेज है, उन पर भी $2.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। तो अब जो भी है देखते हैं क्या होता है। वक्त के साथ हमें भी इंतज़ार करना होगा। वहाँ पर करीब 10,000 से ज़्यादा अमेरिकन सैनिक तैनात हो गए हैं, और क्या कहते हैं कि उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहाँ पर इस टाइम तैयार हैं, सबमरीन्स तैयार हैं, USS जो शिप्स हैं बड़े वाले वो भी तैयार हैं। फाइनल ऑनस्लॉट कब होगा, फाइनल अटैक कब किया जाएगा, हमें इसका थोड़ा लगता है इंतज़ार करना होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।